हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स ऑन सीएससी क्लासेस। मैं सुंदरम शर्मा आपके लिए लेकर आए टॉपिक सेल। आज से शुरू हो रहे बायोलॉजी की क्लास में आपको जो पहली टॉपिक मिलेगी वो है सेल। एटलीस्ट आप सभी 11th पास आउट होकर के इंटर में पहुँचे होंगे। नहीं सारे चैप्टर, वो तो आप पे डिपेंड करता है किस प्रकार पहुँचे हैं 12th में, लेकिन 12th के सभी चैप्टर को कम्प्लीटली समझने के लिए आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि सेल में आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एटसेट्रा, टाइप ऑफ सेल एंड द फंक्शन ऑफ सेल, सेल डिवीजन, एक सेल से दूसरी सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। कुछ चैप्टर हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट में आपको कुछ चैप्टर मिलेंगे बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी आपको सेल की जानकारी और सेल के भीतर जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, डीएनए और आरएनए, इसकी डिटेल में जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एरर, सेंट्रल डोग्मा, जिसमें आप पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, एंड ट्रांसलेशन, और भी टॉपिक हैं। तो इंटरमीडिएट के सभी चैप्टर को पूरा समझने के लिए आपको कुछ टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए। तो हम इन सभी टॉपिक को कवर करते हुए 12th सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सेल, Cell is a basic structural and physiological unit of an organism that performs all biotic activities inside. कोशिका एक जीवधारी के शरीर की वह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जिसके भीतर जीवन संबंधी सभी क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले
1665 में इंग्लिश माइक्रोस्कोपिस्ट रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की। इसके बाद कुछ थ्योरीज दी गई जिसमें सेल की कैरेक्टरिस्टिक को बताया गया। इसमें अगले साइंटिस्ट आते हैं स्लाइडेन एंड सॉन, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे 1838 से 39 में सेल थ्योरी प्रस्तुत की। जिसमें कोशिका के लक्षणों के बारे में बताया गया। इसी क्रम में अगले वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट विरकाउ 1835 ने टर्म दिया ओमिनिस सेलुला ए सेलुला। इस कथन का मतलब है कि जो नई कोशिका होती है उसकी उत्पत्ति पहले से उपस्थित कोशिका से होती है, यानी एक कोशिका से ही दूसरे कोशिका का निर्माण संभव है। तो अभी आपने पढ़ा सेल क्या होता है। सेल इज ए बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बॉडी दैट परफॉर्म्स ऑल बायोटिक एक्टिविटीज इनसाइड। सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम और जानते हैं। सेल जो होता है द हाईली कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड होता है। यानी जीवन संबंधी जो भी क्रियाएं होती हैं वो सभी सेल के भीतर एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स की सहायता से संपादित होती हैं। तो कोशिका के भीतर ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स एक क्रम में कार्य करते हैं और उस ऑर्गेनिज्म को जीवित बनाए रखते हैं। सभी सेल ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल की संरचना को जटिल कर देते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल होते हैं ये हाईली कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है। अगला पॉइंट है सेल possess
जेनेटिक प्रोग्राम। सेल के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मटेरियल उपस्थित होता है। ये न्यूक्लियर मटेरियल के भीतर समस्त सूचनाएं, समस्त इंफॉर्मेशन होती हैं जो सेल के भीतर हो रहे कार्यों को संपादित करती हैं। सेल पजेज जेनेटिक प्रोग्राम। जो भी सूचनाएं होती हैं वो सभी एक जीनिक लेवल पर कोशिका के भीतर उपस्थित होती हैं। आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे। सेल परफॉर्म्स ये वैरायटी ऑफ chemical reaction. Cell perform a variety of chemical reaction. कोशिका के भीतर समस्त जैविक रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से वह जीवधारी अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में संभव होता है। यदि जैविक क्रियाएं होना बंद हो जाएं तो वो ऑर्गेनिज्म, वो जीवधारी का जीवन संभव नहीं है। इसके बाद सेल के और कौन कौन से फीचर होते हैं? सेल रेगुलेट्स all metabolic process. सेल रेगुलेट्स ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस। जीवधारी के शरीर में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होना है, प्रोटीन का निर्माण होना है या किन जैविक अणुओं का निर्माण होना है, या हमारे शरीर में किस जैविक अणु की कमी है, तो इन सारे प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? सेल। तो सेल रेगुलेट्स मीन्स कंट्रोल, सेल कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं इनका नियंत्रण कौन करता है? सेल। इसके बाद जीवधारी को अपने जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं सेल प्रोड्यूस and acquire and utilize energy। हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है बोलने के लिए, दौड़ने के लिए,
तैरने के लिए, चलने के लिए, इन सभी ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? सेल के भीतर, बाय सेलुलर respiration in the presence of oxygen. The breakdown of biomolecules by a various step of chemical reaction and produce a large quantities of energy in the form of ATP, which is useful to sustainable an organism life. कोशिका के भीतर जैविक अणुओं के उपापचय के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है कोशिका को भी भोजन के पाचन के लिए, मांसपेशियों के संकुचन के लिए और उस ऊर्जा को सेल यूटिलाइज करता है, उसकी खपत करता है। तो एक तरफ वो निर्माण भी करता है ऊर्जा का जिसकी उसे आवश्यकता होती है और उसकी खपत भी करता है। तो अभी आपको जो फीचर्स बताए गए हैं ये सभी सेल के कॉमन फीचर हैं। पहला पॉइंट था हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज्ड। सेल के भीतर कई प्रकार के बाउंडेड, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो क्रमबद्ध तरीके से अपने अपने कार्यों को संपादित करते हैं, जिससे कोशिका की संरचना एक कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जटिल हो जाती है। और सभी कोशिकांग एक क्रमबद्ध तरीके से मिलकर उस कोशिका का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है सेल पजेस जेनेटिक प्रोग्राम। हमारे शरीर में किस बायोमॉलिक्यूल्स का निर्माण होना है इसकी जानकारी सूचना के रूप में, जेनेटिक कोड के रूप में सेल के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल परफॉर्म्स ए वैरायटी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। आप जगते हैं या सोते हैं उस दौरान भी आपके बॉडी के सेल के भीतर अनेकों रासायनिक अपक्रियाएं, जैविक रासायनिक अपक्रियाएं चलती रहती हैं जो जीवधारी के जीवन को संभव बनाती हैं। नेक्स्ट है आपका सेल रेगुलेट्स ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस। बड़े बड़े जैविक अणुओं के टूटने से छोटे छोटे अणुओं का निर्माण होता है। ये छोटे अणु कोशिकीय श्वसन की क्रिया में भाग लेकर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो जो कोशिका होता है वो सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट आपका सेल प्रोड्यूस, एक्वायर एंड यूटिलाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को हम एनर्जी कॉइन भी कहते हैं या एनर्जी करेंसी। सेल के भीतर ऊर्जा का निर्माण होता है। इस ऊर्जा का यूटिलाइजेशन सेल जीवधारी के भीतर हो रहे जैविक क्रियाओं के क्रियान्वयन में लगाता है। जैसे कि भोजन के पाचन में भी ऊर्जा की खपत होती है, मांसपेशियों के संकुचन में भी ऊर्जा की खपत होती है। तो इस ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? सेल के भीतर होता है। और इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है? भी सेल के भीतर होता है।
तो हम सेल की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, इसके बेसिस पर जीवधारियों को दो वर्गों में रखा गया है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। प्रिमिटिव मीन्स जो अर्ली न्यूक्लियस होता है, जिस न्यूक्लियस का निर्माण सबसे पहले हुआ था पृथ्वी पर, ऐसे न्यूक्लियस को हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस या सिंपल न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। यू मीन्स होता है क्यू, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। तो हम क्यू न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। कोशिका के भीतर जो भी कार्य होते हैं, इसका नियंत्रण कौन करता है? न्यूक्लियस। जैसे परमाणु के भीतर नाभिक होता है, उसी प्रकार एक कोशिका के भीतर केंद्रक होता है। जिस प्रकार एक कोशिका झिल्ली के द्वारा घिरी होती है, उसी प्रकार न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होता है, घिरा होता है। तो हम मान लेते हैं एक सेल है, सेल के सेंटर में ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के भीतर ये डीएनए और आरएनए धागे के रूप में उपस्थित होते हैं। तो जब न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउंड होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम क्यू न्यूक्लियस कहते हैं। और जिन जीवधारियों में क्यू न्यूक्लियस होता है, उन्हें हम यूकैरियोट्स में रखते हैं। जबकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो यदि हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा दें, तो न्यूक्लियस के भीतर जो भी डीएनए या आरएनए एक धागे के रूप में, सूत्र के रूप में उपस्थित था, वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ जाएगा? सेल के साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आ जाएगा। अगला लक्षण है कि जो सेल के भीतर डीएनए या आरएनए होते हैं, ये डीएनए सेल के न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में उपस्थित हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर, किस प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़कर अपने साइज को हजारों गुना छोटा कर डीएनए के संघनित रूप का निर्माण करता है, जिसको हम गुणसूत्र कहते हैं। तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन
जिन कोशिकाओं में होता है, ऐसे कोशिका युक्त जीवधारी को हम किस में रखते हैं? यूकैरियोट्स। जबकि प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में एग्जाम्पल हैं बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। आर्किबैक्टीरिया। जबकि यूकैरियोट्स की एग्जाम्पल हैं जो भी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं वे सभी यूकैरियोट्स होती हैं। लेकिन जो नीले हरे शैवाल होते हैं, बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, कुछ कवक, ये सारे आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो थोड़ा बहुत हम इनके बारे में जानते हैं क्या होते हैं। ये सभी प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत आते हैं जो एक ही कोशिका से निर्मित होते हैं। इनके बॉडी एक ही कोशिका से निर्मित होती है। आगे अभी हम टॉपिक लाते हैं बीजीए, ऐसे नीले हरे शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, इन्हें हम नीले हरे शैवाल कहते हैं। यानी कि ये एरोबिक एल्गी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस क्रिया को परफॉर्म करते हैं। बैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ये सभी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होते हैं। माइकोप्लाज्मा, they are the smallest known prokaryotes which capable for
survive in extreme pH they are the smallest known prokaryotes. Without cell wall. माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? ये सबसे छोटे प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। कोशिका के चारों तरफ एक मोटी भित्ति पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं, जो सेल को शेप प्रोवाइड करती है। चूंकि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं इसलिए इनका कोई शेप नहीं होता है। इट शोज प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म मीन्स क्या होता है? ये एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं, इनका शेप डिफिनिट नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि माइकोप्लाज्मा क्या प्रदर्शित करता है? प्लियोमॉर्फिज्म। इसलिए हम इसे जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसकी साइज कितनी होती है? 0.1 माइक्रोन। इसकी डिस्कवरी कब हुई? किसके द्वारा? कैटल्स, जिसमें काउस, बफेलोज ये सब आते हैं। इनमें प्लूरोन्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने का कार्य ये स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स करते हैं, जिसकी जानकारी किसने दी? रॉक्स एंड नोकॉर्ड। और क्या कहा? PPLO। रॉक्स और नोकॉर्ड ने कैटल्स में प्लूरोन्यूमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव की खोज की, जिसे क्या नाम दिया? PPLO। PPLO का लॉन्ग फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसी PPLO को नोवेग ने एक नया नाम दिया, माइको प्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? 1.1 माइक्रोन की साइज वाले स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। इस कारण ये क्या प्रदर्शित करते हैं? प्लियोमॉर्फिज्म। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये कैटल्स में
जो ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे गाय भैंस, इनमें कौन सा रोग ये उत्पन्न करता है? प्लूरोन्यूमोनिया। इसकी जानकारी किसने दी? राउक्स और नॉकआउट ने। और क्या कहा इसे? PPLO। लॉन्ग फॉर्म होता है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसी PPLO को नोवेक ने क्या कहा? माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर हम एनिमल्स और प्लांट सेल में डिफरेंस देख लेते हैं। मेजर डिफरेंस, एनिमल सेल में सेल वॉल, कोशिका के भीतर एक दृढ़ मोटी भित्ति पाई जाती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। एनिमल सेल में एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। दूसरा पॉइंट है वैक्यूअल। कोशिका के भीतर यह एक एम्प्टी स्पेस होता है जो सिंगल मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होता है जिसको हम टोनोप्लास्ट, वैक्यूअल के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके भीतर कोशिका का अतिरिक्त जल लिक्विड के रूप में भरा होता है जिसको हम सेल सैप कहते हैं। तो वैक्यूअल किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, दोनों पाए जाते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल का वैक्यूअल होता है ये आपका स्मॉल होता है और इसकी संख्या लिमिटेड होती है, फ्यू एंड स्मॉल। कुछ वैक्यूअल होते हैं और छोटे होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूअल होते हैं। कार्य क्या होता है अभी आपको बताया गया। ये कोशिका के भीतर अतिरिक्त जल को स्टोर करते हैं। तीसरा है प्लास्टिड। जैसे हरित लवक हो गए, तो हरित लवक कहाँ किस में होते हैं? प्लांट सेल में। जबकि एनिमल सेल में लवक एब्सेंट होते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर का निर्माण करने वाले कुछ कोशिकांग जैसे कि सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम ये केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं जबकि प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है, संचित भोज्य पदार्थ, ये क्या होता है? ग्लाइकोजन। जबकि प्लांट सेल में रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? स्टार्च। हालांकि दोनों सिंपल मोनोसैकेराइड्स के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं। ग्लूकोज, स्टार्च भी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है और ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। लेकिन जीव जंतुओं में एक ग्लाइकोजन के रूप में होता है जबकि पेड़ पौधों में
स्टार्च के रूप में होता है। तो अभी आपको कुछ डिफरेंस बताए गए प्लांट सेल और एनिमल सेल में। सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल में एब्सेंट होता है। वैक्यूल जो कि एक रिक्तिका, एक एम्प्टी स्पेस होता है जो केवल प्लांट सेल में बहुतायत रूप से पाया जाता है, जबकि कुछ ही एनिमल सेल में पाए जाते हैं। यदि पाए भी जाते हैं तो छोटे होते हैं और कुछ की संख्या में होते हैं। लवक जो केवल पेड़ पौधों की कोशिका में पाए जाते हैं। सेंट्रियोल्स और सेंट्रोसोम क्या होते हैं? कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल फाइबर का निर्माण करने वाले सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो केवल एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। अब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के कुछ कॉमन फीचर जानते हैं। कॉमन फीचर इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। पहला फीचर है ऑल बायोटिक इंफॉर्मेशन बायोटिक या फिर हम कह सकते हैं मेटाबॉलिक इंफॉर्मेशन लाइट को भी अभी जाना था। पर्दा हटा दो यार। ऑल बायोटिक और मेटाबॉलिक इंफॉर्मेशन present in the form of जेनेटिक कोड। जो भी जैविक या उपापचयी सूचनाएं होती हैं, जैविक या उपापचयी सूचनाएं, वो जीवधारी के भीतर किस रूप में उपस्थित होती हैं? जेनेटिक कोड के रूप में। चाहे वो आपका प्रोकैरियोट्स हो, यूनिसेलुलर, या फिर यूकैरियोट्स मल्टीसेलुलर, सब में जो बायोटिक इंफॉर्मेशन या मेटाबॉलिक इंफॉर्मेशन या जेनेटिक इंफॉर्मेशन उपस्थित होते हैं, ये किस रूप में होते हैं? एज ए जेनेटिक कोड। दूसरा कॉमन फीचर है सिमिलर सेंट्रल डोग्मा। सिमिलर सेंट्रल डोग्मा जिसमें आपका ट्रांसक्रिप्शन आता है, आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट के सिलेबस में दिया गया है। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। कोशिका के केंद्र के भीतर डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसी आरएनए के पास डीएनए के द्वारा दिया गया मैसेज होता है। इस मैसेज के अकॉर्डिंग कोशिका द्रव्य में राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो चाहे वो प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो,
दोनों की कोशिका में, सभी की कोशिकाओं में, सभी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रक्रिया समान होती है। सभी पेड़ पौधों में, कुछ प्रोकैरियोट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है ये भी समान होती है। सिमिलर फोटोसिंथेसिस, सिमिलर फोटोसिंथेसिस। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक ही सेल द्वारा निर्मित होती है इसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। जबकि जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी मोर देन वन सेल से बनी होती है इसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं, जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं, अधिकतर यूकैरियोट्स होते हैं मल्टीसेलुलर। इसमें आपके कुछ फंजाई आते हैं और हायर प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए यहीं तक। आगे के वीडियो लेक्चर में आपको सेल से रिलेटेड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनेल्स, सम फीचर्स ऑफ सेल डिवीजन और अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक बायो मॉलिक्यूल्स, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो इन सभी टॉपिक को क्रम वाइज आप तक पहुंचती रहे। तो यदि आपने इस चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड हो सके। वहीं दूसरी तरफ मेरे ही द्वारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास शुरू कर दी गई है, जिसे आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।